हेलो दोस्तों। तो कैसे हो आप? क्या आप भी आरपीएफ कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं? तो आज हम लेकर आए हैं आपके लिए आरपीएफ कांस्टेबल 2019 के सभी शिफ्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। दोस्तों, आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नहीं किए तो आपकी तैयारी अधूरी है। दोस्तों, आपके लिए हम एक खुशखबरी भी है कि आज हम डिस्कस करेंगे आरपीएफ कांस्टेबल जो 2019 में पेपर हुए थे उसकी 17 तारीख यानी कि 17 जनवरी की शिफ्ट थर्ड के बारे में डिस्कस करेंगे। और एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ कि हम इस वीडियो में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के साथ साथ जो 2024 में क्वेश्चन बन सकते हैं उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे, यानी कि एक क्वेश्चन का कंप्लीट डिस्कशन करेंगे कि उस क्वेश्चन से आने वाले एग्जाम के लिए कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इस चैनल पर आरपीएफ कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ साथ जो क्वेश्चन 2024 में आने की संभावना है उन सभी क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। इसमें कहा है, इनमें से कौन सा विकल्प हवा की धूल और दूरी के कारण प्रकाश के फैलाव को घटना और उजागर करता है। यानी कि इसमें से कौन सा एक ऐसा प्रभाव यानी कि इफेक्ट है जो धूप और दूरी के कारण लाइट यानी कि प्रकाश के फैलाव को घटाता और बढ़ाता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा पहला, कौन सा? टिंडल इफेक्ट यानी कि टिंडल प्रभाव। अब देखते हैं कि जो 2024 में इस क्वेश्चन से कौन से क्वेश्चन बनने की संभावना है। तो जब प्रकाश किरण कुल पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित सूर्य कणों से टकराता है तो किरण पुंज का मार्ग दिखाई देने लगता है, तो इसे टिंडल इफेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे टिंडल प्रभाव कहते हैं। जैसे जंगल में कुहासे में जब सूक्ष्म बूंदों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कहा है कि निम्नलिखित में से किस समिति को चालू अर्थव्यवस्था समिति कहा जाता है। यानी कि कौन सी समिति को चालू अर्थव्यवस्था समिति कहा जाता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुमानित समिति को। कौन सी समिति को? अनुमानित समिति को। चालू अर्थव्यवस्था समिति संसद के माध्यम से सरकार द्वारा प्राप्त किए गए धन के व्यय के अनुमान की जांच पड़ताल करती है। यह स्थायी मितव्ययिता समिति के रूप में कार्य करती है। इसे अनुमानित समिति कहते हैं। किसे कहते हैं? अनुमानित समिति। अनुमानित समिति कहते हैं चालू अर्थव्यवस्था समिति संसद के माध्यम से सरकार द्वारा किए गए धन के व्यय के अनुमान की जांच पड़ताल करती है। ठीक है, जो समिति सरकार के द्वारा व्यय किए गए धन के बारे में जांच पड़ताल करते हैं उसे हम अनुमानित समिति कहते हैं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुमानित समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में कहा है कि बैडमिंटन खेल निम्नलिखित में से किस शब्द से संबंधित है। जो बैडमिंटन खेल है वो निम्नलिखित में से किस शब्द से संबंधित है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ड्रॉप से। किससे? ड्रॉप से। ड्रॉप शब्द बैडमिंटन से संबंधित है। इस शॉट में गेंद को अपेक्षाकृत धीरे मारा जाता है। ड्रॉप क्या है? ड्रॉप शब्द ये बैडमिंटन से संबंधित है। इस शॉट में गेंद को अपेक्षाकृत धीरे मारा जाता है जिससे गेंद नेट के ठीक ऊपर और करीब गिरे। यह रणनीतिक रूप से एक हिट है जिससे अपोनेंट वाले को पॉइंट मिल जाए, इसलिए बहुत आराम से मारा जाता है जिससे नेट के बिल्कुल पास गिरे और दूसरे वाले को जिसने मारी है उसे पॉइंट मिल जाए, यानी कि दूसरा वाला हार जाए। तो बैडमिंटन शब्द से कौन सा संबंधित है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ड्रॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में कहा है कि राष्ट्रपति राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्य को किसकी सिफारिश पर हटा सकता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राज्यपाल की सिफारिश पर। राष्ट्रपति राज्य मानवाधिकार के सदस्य को राज्यपाल की सिफारिश पर हटा सकता है। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा विशेष समिति की सिफारिश पर करती है। राज्य मानवाधिकार 3 सदस्यीय निकाय है। जो राज्य मानवाधिकार है वो 3 सदस्यीय निकाय है जिसमें 2 सदस्यीय व
एक अध्यक्ष होता है, इसमें क्या होता है, 2 सदस्य होते हैं और एक अध्यक्ष होता है। आयोग द्वारा विकल्प ए को सही माना गया है, आयोग द्वारा विकल्प ए को सही माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा है कि निम्नलिखित राजवंशों में से किसने सिजेरियन शैली की वास्तुकला का परिचय दिया है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चालुक्य वंश। कौन सा हो जाएगा हमारा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी, चालुक्य वंश। चालुक्य वंश ने वास्तुकला का परिचय दिया है। तो आइए इसके बारे में कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि चालुक्य वंश के भारतीय शाही राजवंश थे जिसने 6वीं व 12वीं शताब्दी के बीच दक्षिणी और मध्य भारत के बड़े हिस्से पर शासन किया। इस वंश की स्थापना पुलकेशिन प्रथम ने 543 में की। चालुक्य वंश शासकों ने सिजेरियन शैली वास्तुकला का परिचय दिया। ज्ञातव्य है कि चोल वंश दक्षिण भारत का राजवंश है, चोल वंश दक्षिण भारत का राजवंश है जिसकी स्थापना विजयालय ने की थी। जिसकी स्थापना किसने की थी? विजयालय ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा है कि परमाणु केंद्र में परमाणु संख्या फोटोन की कुल संख्या के बराबर होती है। क्या होती है? परमाणु केंद्र में परमाणु संख्या फोटोन की कुल संख्या होती है। तो डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में कि एक परमाणु में नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की कुल संख्या परमाणु संख्या कहते हैं। एक परमाणु के न्यूक्लियस में यानी कि नाभिक में जितने भी प्रोटॉन होते हैं वही क्या होती है? उसकी न्यूक्लियस यानी कि परमाणु संख्या होती है। प्रकाश एक कण की भांति व्यवहार करता है, प्रकाश के इस कण को फोटोन कहा जाता है। प्रकाश ये कण की भांति व्यवहार करता है, प्रकाश के इस कण को फोटोन कहते हैं। न्यूट्रॉन एक आवेश रहित मूलभूत कण है जो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन के साथ पाया जाता है। इसकी खोज किसने करी थी? प्रोटॉन की खोज करी थी चैडविक ने। प्लाज्मा आंशिक रूप से आयनीकृत एक गैस है, यह अणु के साथ बंधे होने के बजाय स्वतंत्र होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा है कि जब किसी धातु को उसके पतले अक्षरों से बनाया जा सकता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं वृद्धि कहा जाता है। जब किसी धातु को उसके पतले अक्षरों से बनाया जा सकता है तो उसे वृद्धि कहते हैं। अब इस क्वेश्चन के बारे में विश्लेषण देखते हैं। जब किसी धातु को उसके पतले अक्षरों से बनाया जाता है तो उसे वृद्धि कहते हैं। भंगुर पदार्थ बल देने पर या विकृत करने पर टूट जाते हैं। उपजाऊ मिट्टी का एक गुण है, उपजाऊ मिट्टी का क्या है? गुण है जिसमें फसल प्रतिरूप तथा प्रतिपादन अच्छा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा है? न्यूट्रॉन के दूसरे गतिशील नियम के अनुसार किसी वस्तु पर कार्य करने वाला बल उत्पाद क्या कहलाता है? सामग्री त्वरण कहलाता है। क्या कहलाता है? सामग्री और त्वरण से हटा दिया जाता है। क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। न्यूटन के गति के दूसरे नियम के अनुसार किसी वस्तु पर कार्य करने वाला बल उत्पाद सामग्री और त्वरण से हटा दिया जाता है। दूसरे शब्दों में किसी वस्तु पर लगाया जाने वाला वस्तु के रेखीय संवेग के परिवर्तन की दर से समानुपाती होता है। यानी कि फोर्स इजिकल टू क्या होता है? एम में होता है। फोर्स इजिकल टू होता है एम में। क्या होता है? फोर्स इजिकल टू एम में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा है कि सुगंध देने वाले फूल मुख्य रूप से केसर में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? केसर में पाए जाते हैं। इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं कि 2024 में कौन से क्वेश्चन बन सकता है इस क्वेश्चन से। केसर एक सुगंध देने वाला पौधा है। इसके पुष्प की वक्रीकार को केसर, कुमकुम, जाफरान कहते हैं। केसर का वानस्पतिक नाम क्रोकस सैटाइवस है और इरिडेसीज परिवार का यह सदस्य लगभग 80 प्रजातियों में विश्व में विभिन्न भूभागों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा है कि भारत के किस राज्य में जवाड़ी और
सेवारयन पहाड़ियाँ स्थित है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु में। सेवराय पहाड़ी और जवाड़ी पहाड़ियाँ पूर्वी घाट के दक्षिणी पूर्व में स्थित है। यह तमिलनाडु राज्य की प्रमुख पहाड़ी है। यह दोनों पहाड़ियाँ दक्षिण में पूर्वी घाट के समांतर पहाड़ियों की एक श्रृंखला है। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट क्रमशः दक्कन के पठार के पश्चिमी और पूर्वी किनारे को चिन्हित करते हैं। पश्चिमी घाट पूर्वी घाट से ऊंचे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा है कि ध्वनियों की गुणवत्ता इसके फ्रीक्वेंसी द्वारा निर्धारित की जाती है। ध्वनियों की गुणवत्ता जी है इसके फ्रीक्वेंसी के द्वारा निर्धारित की जाती है। अब देखते हैं इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस 2024 में कौन सा क्वेश्चन बन सकता है। ध्वनि की गुणवत्ता इसके फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति पर निर्भर करता है। ठोस, द्रव, गैस एवं प्लाज्मा में ध्वनि का संचरण संभव है। निर्वात में ध्वनि का संचरण नहीं हो सकता, यानी कि वैक्यूम में साउंड ट्रैवल नहीं कर सकता। द्रव, गैस एवं प्लाज्मा में ध्वनि केवल अनुदैर्ध्य तरंग के रूप में चलती है, जबकि ठोसों में यह अनुप्रस्थ तरंग के रूप में संचरण करती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहा है कि पाल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? पाल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गोपाल था। पाल साम्राज्य का संस्थापक गोपाल था। अब क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। पाल साम्राज्य मध्यकालीन उत्तर भारत का सबसे शक्तिशाली और महत्वपूर्ण साम्राज्य माना जाता है। इस वंश का संस्थापक गोपाल था। पाल साम्राज्य का संस्थापक गोपाल था। इस वंश का अंतिम शासक गोविंद पाल था। शासकों ने लगभग 4 सदियों यानी 750 से 1174 तक शासन किया। पाल राजाओं के काल में बौद्ध धर्म को अत्यधिक संरक्षण मिला। क्या मिला था? अत्यधिक संरक्षण मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहा है कि ट्रॉफी के संबंध में MVP शब्द का पूरा नाम क्या है? ट्रॉफी के संबंध में MVP का पूरा नाम क्या है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अधिकांश मूल्यवान खिलाड़ी। अधिकांश मूल्यवान खिलाड़ी यानी कि मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर। तो क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। ट्रॉफी में MVP शब्द का पूरा नाम मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर यानी कि सबसे मूल्यवान खिलाड़ी है। सबसे मूल्यवान खिलाड़ी एक प्रशंसा या पुरस्कार है जो गेम्स चेंजिंग उत्कृष्टता के लिए पहचानने हेतु तो उपयोग किया जाता है। यानी कि जो मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर होता है वो गेम को चेंज कर देता है। जो टीम हार रही होगी उस टीम को भी जिता देता है। कौन? मोस्ट वैल्यूएबल पर्सन यानी कि प्यूपल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहा है? मिलिंद पन्हो पाठ किससे संबंधित है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बौद्ध धर्म से। मिलिंद पन्हो पाठ किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। मिलिंद पन्हो एक पाली भाषा के रचित एक बौद्ध ग्रंथ है। मिलिंद पन्हो है एक पाली भाषा में रचित एक बौद्ध ग्रंथ है जिसके रचना काल लगभग 100 ईसा पूर्व में है। इसमें बौद्ध भिक्षुक नागसेन तथा भारत यूनानी शब्द मिलिंद के बीच संवाद का वर्णन है। किसी बीच में संवाद का वर्णन है इसमें बौद्ध भिक्षुक नागसेन तथा भारत यूनानी शासक, एक तो नागसेन और एक भारत यूनानी शासक मिलिंद के बीच संवाद का वर्णन है। किसमें? मिलिंद पन्हो में। यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहा है कि इनमें से कौन भारत के नए समुद्र मिले? इसमें से किसे भारत के नए समुद्र मिले थे? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि वास्को डी गामा को। किसे मिले थे? वास्को डी गामा को। 8 जुलाई 1997 को पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा भारत की खोज के लिए निकला। यह 1498 को केरल में कालीकट नामक स्थान पर पहुंचा। वास्को डी गामा समुद्री रास्ते से भारत पहुंचने वाला प्रथम यूरोपियन नाविक था। वास्को डी गामा जो था समुद्र रास्ते से भारत पहुंचने वाला प्रथम यूरोपियन नाविक था। कौन था? प्रथम यूरोपियन नाविक था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कहा है कि हैंडबॉल खेल क्षेत्र को क्या कहते हैं? कहाँ खेला जाता है? कोर्ट कहते हैं। जो हैंडबॉल खेल होता है उसके खेल क्षेत्र को क्या कहते हैं? कोर्ट कहते हैं।
अब इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं कि हैंडबॉल खेल के मैदान को कोर्ट के नाम से जाना जाता है। कोर्ट 40 मीटर लंबा और 20 मीटर चौड़ा होता है। कोर्ट जो 40 मीटर लंबा और 20 मीटर चौड़ा होता है। ट्रैक रेसिंग हेतु प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जो कोर्ट होता है वो ट्रैक रेसिंग हेतु प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कहा है कि पशुपति किस काल में मनाया जाता है। पशुपति जी किस काल में मनाया जाता है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हड़प्पा संस्कृति में। पशुपति किस काल में मनाया जाता है। पशुपति हड़प्पा संस्कृति में मनाया जाता है। तो हड़प्पा संस्कृति में पशुपतिनाथ की आराधना की जाती थी। हड़प्पा संस्कृति में किसकी आराधना की जाती थी, पशुपतिनाथ की आराधना की जाती थी। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। यह सभ्यता 2500 ईसा पूर्व दक्षिणी एशिया के पश्चिमी भाग में फैली हुई थी। पशुपति पूजा इस काल का मुख्य धार्मिक कृत्य है। ज्ञावत्य है कि 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। कब करी थी, 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कहा है कि निम्न में से कौन सी एक संक्रामक बीमारी है। कौन सी एक संक्रामक बीमारी है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टाइफाइड रोग। अब देखते हैं कि संक्रामक रोग के बारे में जानते हैं। संक्रामक रोग विभिन्न रोगजनक सूक्ष्म जीवों जैसे वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, कवक व अन्य परजीवियों के कारण होने वाले रोग है। टाइफाइड साल्मोनेला बैक्टीरिया से फैलने वाली एक ऐसी गंभीर बीमारी है। यह खाने पीने के माध्यम से शरीर में प्रवेश करता है। या खाने पीने के माध्यम से शरीर में भी प्रवेश करता है। इससे बचाव हेतु प्रभावी टीका उपलब्ध है। और हीमोफीलिया एवं कैंसर गठिया संक्रामक रोग नहीं है। ये संक्रामक रोग नहीं है। तो कौन सा संक्रामक रोग है, टाइफाइड रोग जो संक्रामक है, और हीमोफीलिया, कैंसर और गठिया क्या है, अकर्मक रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा है कि निम्न में से कौन तारा आपके सबसे करीब है। कौन सा तारा आपके सबसे करीब है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा प्रोक्सिमा सेंचुरी। कौन सा, प्रोक्सिमा सेंचुरी। तो इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं कि प्रोक्सिमा सेंचुरी जिसका वैज्ञानिक नाम सेंचुरी सी है। प्रोक्सिमा सेंचुरी का वैज्ञानिक नाम क्या है, सेंचुरी सी है। यह तारामंडल में स्थित एक लाल बौना तारा है। यह तारामंडल में स्थित एक लाल बौना तारा है। सूर्य के बाद प्रोक्सिमा सेंचुरी हमारी पृथ्वी का सबसे नज़दीक तारा है। सूर्य के बाद ये है तारा, कौन सा, प्रोक्सिमा सेंचुरी, यह है सूर्य के बाद हमारी पृथ्वी का सबसे नज़दीक तारा है। इसकी दूरी 4.24 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। यह सेंट्रोस तारामंडल में स्थित है। यह कहाँ पर स्थित है, सेंट्रोस तारामंडल में स्थित है। यह सेंट्रोस तारामंडल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा है कि सार्वजनिक संपत्ति स्रोतों के अति प्रयोग को क्या कहा जाता है। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सार्वजनिक स्रोतों की त्रासदी। क्या कहा जाता है, सार्वजनिक स्रोतों की त्रासदी कहा जाता है। सार्वजनिक संपत्ति स्रोतों के अति प्रयोग से सार्वजनिक स्रोतों की अति दोहन हो जाता है, जिससे भविष्य में संसाधन की कमी हो जाती है। सार्वजनिक संपत्तियों के संरक्षण के लिए लोक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम 1984 को लागू किया गया था। इसके लिए कौन सा अधिनियम लागू करा गया था, 1984 में लागू करा गया था, इसके प्रोटेक्शन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। संसद के संयुक्त सत्र का संचालन करने के अध्यक्ष के रूप में अनुपस्थित रहते हुए सत्र का संयोजन कौन होता है। सत्र का संयोजन कौन होता है, तो इसके हमारे ऑप्शन हैं। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, लोकसभा का उपाध्यक्ष क्या होता है, हेड होता है। संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। लोकसभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा का उपाध्यक्ष संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है। ठीक है, जब लोकसभा का अध्यक्ष जी अनुपस्थित होता है तो लोकसभा का उपाध्यक्ष क्या करता है, संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है। उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में राज्यसभा का उपसभापति
ठीक है, कौन करता है। फिर अगर सपोज करो कि उपाध्यक्ष भी नहीं है तो राज्यसभा का उपसभापति संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है। एक संयुक्त सत्र का आह्वान राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। ठीक है, अगर सपोज करो कि वैसे तो अगर संयुक्त अधिवेशन होना है तो उसकी अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। सपोज करो कि लोकसभा का अध्यक्ष नहीं है तो लोकसभा का उपाध्यक्ष करेगा, और सपोज करो कि लोकसभा का उपाध्यक्ष भी उपस्थित नहीं है तो फिर उसकी अध्यक्षता कौन करेगा, राज्यसभा का उपसभापति करेगा। कौन करेगा, राज्यसभा का उपसभापति करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे। पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो हमारा आंसर हो जाएगा मरियप्पन थंगावेलु। कौन था, मरियप्पन थंगावेलु। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब देखते हैं मरियप्पन थंगावेलु के बारे में डिस्कस करते हैं। मरियप्पन थंगावेलु दक्षिण भारतीय उच्च जंपर यानी कि ऊंची कूद है। रियो डी जेनेरियो में आयोजित 2016 ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीता। मैरी कॉम भारतीय मुक्केबाज है। मैरी कॉम जी वो भारतीय मुक्केबाज है। यह मणिपुर की निवासी है। मैरी कॉम मणिपुर की निवासी और भारतीय मुक्केबाज है। दीपक कर्माकर भारतीय जिम्नास्टिक है। ठीक है, जो दीपक कर्माकर है वो क्या है, भारतीय जिम्नास्टिक है। और हिमा दास एक भारतीय धावक है। क्या है, एक भारतीय धावक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। कोशिका के विभाजन में जन कोशिकाओं की तैयारी के लिए एक मूल कोशिका को दो समान में विभाजित किया जाता है। इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। कोशिका के विभाजन में जन कोशिका एक मूल कोशिका को दो समान कोशिकाओं में विभाजित किया करती है। कोशिका शरीर की मूल इकाई है। इसकी खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने किया था। तंत्रिका कोशिका मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। तंत्रिका कोशिका मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। ठीक है, तंत्रिका कोशिका जी है मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। कौन सी है सबसे बड़ी कोशिका, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका कोशिका मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी भरत मुनि। कौन है, नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है, भरत मुनि। इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। नाटकों के संबंध में मूल सूचना तथा शास्त्रीय जानकारी नाट्य शास्त्र में उपलब्ध है। नाट्य शास्त्र के रचयिता भरत मुनि है। भरत मुनि का जीवन काल 400 ईसा पूर्व से 100 ईस्वी के मध्य अज्ञात माना जाता है। सारंग देव भारत के संगीत शास्त्री थे जिन्होंने संगीत रत्नाकर महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में कहा है कि अंतर राज्य परिषद किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गृह मंत्रालय के। अंतर राज्य परिषद किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ये कह रहा है कि अंतर्राज्यीय परिषद गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। अंतर्राज्यीय परिषद का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 में किया गया है। जो अंतर्राज्यीय परिषद है इसका उल्लेख आर्टिकल 263 में किया गया है। पहली बार जून 1990 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना जून 1990 में करी गई थी। यह एक सलाहकारी निकाय है जिसका कार्य संघ और राज्य के बीच सामान्य हित के विषयों की जांच और चर्चा करना है। इसका काम क्या है, इसका काम है संघ और राज्य के बीच सामान्य हित के विषयों की जांच और चर्चा करना है। दोस्तों आज हम यहीं तक रखेंगे। आगे क्वेश्चन हम पार्ट 2 में देखेंगे जिससे हमारी वीडियो लंबी ना हो। तो प्लीज़ पार्ट 2 को देखना ना भूलें जिससे आपकी तैयारी में 4 चांद लग जाएंगे। तो दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। दोस्तों आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब करने से कुछ नहीं जाएगा, बस होगा इतना कि हमें आगे की वीडियो बनाने के लिए थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। धन्यवाद। जय